स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हमारे टॉपिक का नेम है रेडियो आइसोटोप्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो आइसोटोप्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसके बाद रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस डिस्कस करेंगे कि हम रेडियो आइसोटोप्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशंस। ऐसे न्यूक्लियस जो रेडिएशंस को इमिट नहीं करते नेचुरली कुदरती तौर पर आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। उन न्यूक्लियाई को हम नाम देते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई का। इन जनरल मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ऐसे न्यूक्लियाई आपको पहले भी बताया था, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 82 तक है, उनमें से वो ज्यादातर क्या है, स्टेबल है, वो रेडिएशंस को इमिट नहीं करते, ठीक है, और इसलिए हम उनको किसका नाम देते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। वाइल्ड एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है आर नेचुरली अनस्टेबल। वो कुदरती तौर पर क्या है, अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस में जो रिपल्शन है प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि न्यूट्रॉन्स उनको कवर नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। दे इमिट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस ऑल द टाइम, ठीक है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं एंड हेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू द अनदर, ठीक है, और वो रेडिएशन इमिट करने के बाद एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी हमने एग्जांपल भी की थी अल्फा और बीटा डिके में, कि अल्फा डिके में जो रेडियम था वो अल्फा रेडिएशंस को इमिट करने के बाद रेडॉन में चेंज हो गया था। बीटा में हमारे पास क्या था, कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो बीटा रेस को इमिट करने के बाद किस में चेंज हो गया था, नाइट्रोजन में। तो एक एलिमेंट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, दूसरे एलिमेंट में, मतलब कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेबल न्यूक्लियस में, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो नया बनने वाला एलिमेंट है वो स्टेबल हो, लेकिन स्टेबल होगा वो किसकी निस्बत ज्यादा स्टेबल होगा, अपने पेरेंट न्यूक्लियाई की निस्बत। रेडियो आइसोटोप्स क्या है? The stable and non-radioactive elements can also be changed into radioactive elements। जो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, बाय बम्बार्डिंग विद them with protons, neutrons और अल्फा पार्टिकल्स। और कैसे कर सकते हैं, अगर हम उनके ऊपर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, तो स्टेबल ये नॉन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। अब ये जो आर्टिफिशियली हमने एलिमेंट्स को तैयार किए हैं, जो एलिमेंट्स अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम किसका नाम देंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, या फिर वो क्या कहलाएंगे, रेडियो आइसोटोप्स कहलाएंगे। वो एलिमेंट्स नहीं होंगे बल्कि उनके क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे जो रेडिएशंस को इमिट करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास क्या है 23। ये हमारे पास क्या है, एक स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन जैसे ही सोडियम के न्यूक्लियस में जाके एब्जॉर्ब होगा तो हमारे पास 0 + 11 ही रहेगा, 1 + 23 और यहाँ पे क्या रहेगा 24। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 24। अब देखिए उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आई, एटॉमिक नंबर 11 ही है। जब एटॉमिक नंबर 11 है तो हमारे पास जो सोडियम है वो सोडियम ही रहेगा, यहाँ भी चेंज क्या हो गया, एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन में कहा था कि एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम नाम देते हैं आइसोटोप का। यहाँ भी हमने क्या किया, सोडियम का एक न्यू आइसोटोप तैयार किया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 24 है, ठीक है, और उसमें से साथ क्या हो रही है, गैमा रेडिएशंस क्या होती हैं, इमिट होती हैं। तो ये जो हमारे पास नया बनने वाला एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम जो है, सॉरी आइसोटोप जो है सोडियम जिसका एटॉमिक मास 24 है, ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो हमने नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या हमने तैयार किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप तैयार कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। जब हम इस पर हीलियम न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई को जैसे ही बम्बार्ड करवाएंगे 13
प्लस 2 15। अब आपको पता है कि 15 एटॉमिक मास किसका है, फास्फोरस का है, ठीक है। इसके साथ क्या फास्फोरस यानी कि एल्यूमिनियम हीलियम न्यूक्लियाई को एब्जॉर्ब करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस में, और उसके साथ न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है, ठीक है। 1 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 31, और यहाँ पे 27 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 31, ठीक है। एटॉमिक मास भी कंप्लीट हो गया। 15 प्लस 0 15, 13 प्लस 2 और साथ क्या हो गया, 15, ये भी, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के क्या है, इक्वल है। तो एल्यूमिनियम जो कि रेडियो एक्टिव है, सॉरी नॉन रेडियो एक्टिव है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। वो कौन सा है, फास्फोरस 30 है, ठीक है। ये हमने क्या किया है कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया है। और उनको हमने कन्वर्ट कैसे किया है, उनके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन्स की या हीलियम पार्टिकल्स की या प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द मेडिसिन। हम इन्हें मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं। अब मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं वो आगे हम उनके यूजेस देखते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप का जो पहला यूज़ है वो है ट्रेसर्स के तौर पे हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेसर की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप, जिसमें कुछ क्वांटिटी रेडियो आइसोटोप्स की होगी। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसमें कुछ क्वांटिटी रेडियो आइसोटोप्स की होगी, उन केमिकल कंपाउंड्स का हम नाम देंगे रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। किसका नाम देंगे, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का, क्योंकि ये हमारे पास कम क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको ट्रेसर्स का नाम देते हैं। अब इन ट्रेसर्स को हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ट्रेसर्स कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स। ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में और एनिमल्स में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रही हैं, या हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो हम कोई भी खुराक ले रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, हमारी बॉडी में जाके वो डिकम्पोज होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब वो किस तरह से डिकम्पोज हुई है, ये वो जो हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या लिपिड्स हैं या विटामिन हैं, वो एनर्जी, वो डिकम्पोज होकर एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो रिएक्शन होगा उसको हम किसकी मदद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रेसर्स की मदद से। सिंपल सी एग्जांपल है, हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन का पाथवे यानी कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है। प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस और ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज तक कितने मराहिल के जरिए गुजरने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया, ये एक से ज्यादा स्टेप में हुआ है, ठीक है। वो हम किसकी मदद से पता चलाते हैं, हमने कहा था कि उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन 14 को यूज करेंगे। कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, ठीक है, वो किन किन प्रोडक्ट्स में से गुजरने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच रही है, तो हम क्या करते हैं, उस कार्बन 14 की मदद से हमें पता चल जाता है। तो हम केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो किसकी मदद से करते हैं, ट्रेसर्स की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ ट्रेसर्स इन मेडिसिन। ट्रेसर्स को हम मेडिसिन में किस तरह से इस्तेमाल यूज करते हैं। रेडियो आयोडीन 131, ये हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियो आयोडीन 131 को जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स में, ठीक है, गोइटर हो जाते हैं, तो उस गोइटर की बीमारी का पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम आयोडीन 131 को यूज करते हैं। रेडियो आयोडीन 131 readily accumulates in the thyroid gland.
अब देखिए जो आयोडीन 131 है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसमें से रेडिएशन एमिट होंगे, ठीक है। जब ये हमारे थायराइड ग्लैंड में अकोमुलेट होगी तो डिफरेंट रेडिएशन एमिट होंगी। तो उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम अपने थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं। और यूज है मेडिसिन में, वो यूज क्या है, फॉर द डायग्नोस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरस 30। अभी हमने पीछे देखा है कि हमने फॉस्फोरस 30 को किस तरह से बनाया था। फॉस्फोरस, जब हम एल्यूमिनियम पर हीलियम पार्टिकल बम्बार्ड करवाते हैं तो वो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरस 30 में। फॉस्फोरस 30 हमारे पास क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस 30 को यूज करते हैं। द मैलिग्नेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप। हमारी बॉडी में, ठीक है, जो मुतासिरा हिस्सा होगा, ऐसा हिस्सा जहाँ पे बीमारी होगी, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कंसंट्रेशन है वहाँ पे ज़्यादा होगी, वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब एक जगह जहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का काम क्या है, रेडिएशंस को इमिट करना, उसमें से रेडिएशंस इमिट होंगी। अब एक ऐसी जगह जहाँ पर रेडिएशन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, रेडिएशन ज़्यादा इमिट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम डिटेक्टर की मदद से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का ये हिस्सा जो है इससे रेडिएशन ज़्यादा इमिट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो पार्ट है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी वगैरह होगी। एंड दिस हेल्प इन ट्रेसिंग द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हम ट्रेसर की मदद से बॉडी के इफेक्टेड पार्ट को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं आप दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो बीमारी से मुतासिर हो चुका है, तो जब हम ट्रेसर को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो इफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब वहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस पार्ट से जो रेडिएशन एमिट होंगे वो रेडिएशन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डिटेक्टर की मदद से जब हमें पता चलेगा कि इस पार्ट में से ज़्यादा रेडिएशन एमिट हो रही हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का जो ये पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, बीमारी है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेसेस के ज़रिए, ठीक है, हम अपनी बॉडी में से ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रेसर्स इन मेडिसिन। मेडिसिन में ट्रेसर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो आपने ये दो पॉइंट्स लिखने होंगे, एक आयोडीन 131 और दूसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस 30। नेक्स्ट है यूज ऑफ ट्रेसर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम ट्रेसर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इन एग्रीकल्चर रेडियो phosphorus 32 is used as a tracer to find out how well the plants absorbing the phosphate fertilizer which are crucial to their growth। अब देखिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए या अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसको तमाम मिनरल्स मिले। अगर तो ज़मीन में, ठीक है, वो तमाम मिनरल्स मौजूद होंगे, फॉस्फेट है, सल्फेट है, या फिर हमारे पास जिंक है, ठीक है, और भी जो मिनरल्स हैं, आयरन हो गई, ठीक है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर तो वो उनको मिनरल्स मिल रहे हैं तो पौधों की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। अगर किसी ज़मीन में मिनरल्स की मिकदार कम है, ठीक है, जब उनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उन मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। वो पूरा किस तरह से करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब ज़मीन में पौधे जो हैं, अगर हम फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लें तो उससे क्या होता है कि पौधे जो हैं वो जल जाते हैं। अब ये चेक करने के लिए जो प्लांट्स जो हैं, फर्टिलाइज़र फॉर एग्जांपल फॉस्फेट है, वो उस फॉस्फेट को कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस जो हम यूज़ करते हैं वो रेडियो फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस 32।
अब पौधे ने फॉस्फोरस 32 एब्जॉर्ब की है, उसमें से रेडिएशन इमिट होंगे। अब उन रेडिएशंस की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इस प्लांट ने जो फॉस्फोरस या फॉस्फेट एब्जॉर्ब की है वो उसके कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब की है। तो फिर हम उस अमाउंट के ज़रिए उनको जो वो ज़मीन होगी वहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ना तो हम कम करते हैं और ना ही ज़्यादा। अगर हम फर्टिलाइज़र का कम मिकदार यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर भी उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, और अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो भी उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट होगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि इनमें से रेडिएशन इमिट होती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अमाउंट को फाइंड करते हैं कि जो पौधे हैं वो कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उसके लिहाज से हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो था एग्रीकल्चर में यूज़। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ट्रेसर इन इंडस्ट्री। ट्रेसर्स को हम इंडस्ट्री में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट द वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। अब देखिए, जो हम इंडस्ट्री में मशीनरी यूज करते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। ठीक है, अगर उनके अंदर कोई भी पुर्जा ऐसा है जो टूट गया है या किसी में खराबी आ गई है, ठीक है, टूट गया है कोई भी पुर्जा, तो उस कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम उसके लिए पूरी की पूरी मशीनरी को खोलेंगे तो नहीं ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन द अंडरग्राउंड पाइप्स। अंडरग्राउंड पाइप्स में, ठीक है, अगर कहीं पर कोई पाइप लीक हो गया है तो उस लीकेज को भी फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे लीक हुआ है, हम ट्रेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग suitable radioactive tracer into the pipe, the leak can be conveniently traced out from higher activity in the region of crack in the pipe. अब देखिए, अगर मशीनरी में या पाइप में, ठीक है, पाइपलाइन जैसे मुल्तान में पाइपलाइन है, अगर कहीं पे पाइप क्या हो गया है, टूट गया है दरमियान से, ठीक है, जब पाइप टूट जाएगा तो वहाँ पर जो है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पाइप में से लीकेज होगी, पानी वहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब पानी इकट्ठा वहाँ पे स्टार्ट होगा ज़मीन के अंदर ही, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर पाइपलाइन टूट गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह से पाइप टूटा है, तो उसके लिए हम सारी की सारी ज़मीन को तो नहीं खोदेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करके रेडियो एक्टिव आइसोटोप या ट्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही पाइपलाइन में या मशीनरी में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे लीकेज होगी वहाँ पे पानी क्या होगा, इकट्ठा होगा, मतलब कि वहाँ पे ट्रेसर भी क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिकदार जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, चाहे वो मशीनरी का मूविंग पार्ट है, ठीक है, उसमें जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो हमारे पास ऐसा पार्ट है जो टूट चुका है वहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हम ज़मीन में टूटा हुआ पाइप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिस जगह पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पाइप जो है वो लीक हो गया है या मशीनरी का जो पार्ट है वो टूटा हुआ है। तो हम ट्रेसर की मदद से मशीनरी के पार्ट्स को भी देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो टूट चुका है, और उसके साथ साथ अंडरग्राउंड पाइप में भी हम देख सकते हैं कि किस जगह पर जो हमारा पाइप है वो ख़राब हो चुका है या पाइपलाइन जो है किस जगह पर बंद हो चुकी है। तो वहीं पर ही हम क्या करेंगे, उस ज़मीन को खोद कर और वहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास थे यूजेस ट्रेसर के हम इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेडिसिन में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कैसे यूज़ करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, और उसके साथ साथ कार्बन डेटिंग क्या है और उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।